नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं स्टूडियो में नवीन सक्सेना, और आज मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, साथ है मेरे खेल विशेषज्ञ धर्मेंद्र। स्वागत आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर कि क्या कुछ रहा आज के दिन खेल जगत की दुनिया में। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से अहमदाबाद के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच एक दिवसीय और T20 श्रृंखला 7 मार्च से होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन विश्व कप कल से काहिरा में शुरू, और एशियाई चैंपियनशिप में भारत के दीपक कुमार सहित 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट के पहले दिन जीत हासिल की। धर्मेंद्र, कल का दिन जो है ऐतिहासिक बनने जा रहा है अगर क्रिकेट की दुनिया में देखें, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल से सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दिन रात्रि का होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट और एक ऐतिहासिक इवेंट निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस हिसाब से हम पहले कभी सुनते रहे हैं कि भारत जब क्रिकेट स्टेडियमों की बात आती है तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बात होती है कि वहां लगभग 1 लाख के करीब दर्शक बैठ सकते थे। अब हमारे पास एक ऐसा स्टेडियम है कि जहां 1 लाख से भी अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। वो ठीक है कि कोविड-19 के कारण फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां स्टेडियम में इतने दर्शक पहुंच सकें, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ईडन गार्डन हमारा एक समय बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। हम लॉर्ड्स की बात करते थे, हम MCG, SCG की बातें करते थे, हम बारबाडोस की बात करते थे, लेकिन अब मोटेरा की बात होगी। और कोरोना काल में इस तरह की उपलब्धि अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये है कि इसकी शुरुआत बहुत पहले कर दी गई थी। इसकी शुरुआत लगभग 2016 से इस पर काम चल रहा था, और ऐसे समय में जबकि ये कह सकते हैं कि खेल गतिविधियां ही बंद थी, और ऐसे मौके पर आप एक बड़ा स्टेडियम देश को दे रहे हैं, तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट की भी जो एक हो सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में जितनी प्राथमिकता दी जा रही है उसका भी एक संकेत है। धर्मेंद्र, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कल होने वाले मैच पर नईम की रिपोर्ट। भारत और इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होने वाला मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। इस स्टेडियम को नए तरीके से बनाया गया है। इस टेस्ट मैच के लिए स्टेडियम में भव्य सजावट की गई है और अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम की पिच को लेकर आशंका बनी हुई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि पिच पर पहले 2 या 3 दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स भी इस पिच पर अपना कमाल दिखा पाएंगे। ऐसे में भारतीय टीम 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। पिछले टेस्ट के हीरो रहे रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजों में ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को जगह मिल सकती है। बुमराह ने इस श्रृंखला का पहला टेस्ट खेला था। दूसरे मैच में मोहम्मद सिराज को उनकी जगह शामिल किया गया था। डे नाइट टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर रहेगा, जबकि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा पर नजरें रहेंगी। ओपनिंग में रोहित का साथ शुभमन गिल देंगे। ऐसे में उनसे भी अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहेगी। सीरीज के टॉप 5 स्कोरर में भी 4 भारतीय ही हैं। इंग्लैंड टीम में कप्तान जो रूट ही फॉर्म में है। वो सीरीज में एक दोहरा शतक भी जमा चुके हैं। सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो टॉप पर काबिज हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। और कल क्रिकेट प्रेमी दर्शक आकाशवाणी के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस मैच का आंखों देखा हाल दिन में 2 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित करेंगे। हालांकि भारत और इंग्लैंड एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर है। श्रृंखला बराबरी पर है और कल का मैच ऐतिहासिक होने के साथ साथ दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगा। हाँ, अगर आप बहुत कुछ दांव पर लगा है ये कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सीरीज की ही बात न करें, आप ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इस मैच पर काफी कुछ हद तक दांव पर लगा है। भारत को 1 मैच जीतना है, 1 ड्रॉ करना है। इंग्लैंड को दोनों मैच जीतने हैं। भारत 1 मैच हार गया तो स्वाभाविक है कि भारत दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो काफी कुछ इस मैच पर दांव पर लगा है, और ऐसे में जब आप कहते हैं ना कि दूधिया रोशनी और जो गुलाबी गेंद की बातें चल रही हैं कि गुलाबी गेंद, अभी तक एक नई पिच, पूरी तरह से पिच नहीं है। स्टेडियम पुराना है और स्टेडियम को नवीनीकरण किया गया है, लेकिन पिच पूरी तरह से नहीं बनाई गई है। उस पिच के बारे में किसी को पता नहीं। कुछ
मैच वहां पर मुश्ताक अली ट्रॉफी के हुए थे, लेकिन वो सिर्फ 20 ओवरों में आप पिच का आकलन नहीं कर सकते, विकेट का आकलन नहीं कर सकते हैं। और अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि उस पर अभी घास है, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह तक पूरी घास खत्म कर दी जाए और उसको एक टर्नर विकेट बना दिया जाए। जी, अगर टर्न पिच की बात करें तो यहां रवि शास्त्री का रोल बहुत अहम हो जाता है कि वो पिच पर किस तरह का रोलर चलाएंगे। हाँ, देखिए, अगर रोलर चलता है, और मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर घास कट जाती है, हाँ। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि तब गुलाबी गेंद वहां पर बहुत ज्यादा, जिस तरह से कहते हैं ना कि गुलाबी गेंद ज्यादा स्विंग करती है, ज्यादा मूवमेंट लेती है, और अगर स्विंग और मूवमेंट लेगी तो तेज गेंदबाजों की वाई होगी, तेज गेंदबाजों की तूती बोलेगी। लेकिन जहां आपने टर्नर बनाया, जैसे चेपक में था, उस तरह का अगर टर्नर बनता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन या फिर अक्षर पटेल को रोकना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। धर्मेंद्र, यहाँ पे बॉल का क्या रोल रहेगा, क्योंकि ये जो बॉल बनी है ये भारतीय बॉल है, इस समय हम एसजी की बॉल है, इसमें जो सीम होगी वो किस तरह से बिहेव करेगी, इसके ऊपर जो थ्रेडिंग होगी उसका क्या रोल रहेगा? देखिए, जो एसजी की बॉल की सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज्यादा देर तक वो जो ये कह सकते हैं कि हार्ड नहीं रहती है जी। और जब हार्ड नहीं रहती है तो तेज गेंदबाजों की भूमिका अपने आप कम हो जाएगी। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी एसजी की गेंद से गेंदबाजी होती है तो शुरू में अक्सर तेज गेंदबाजों को दिया जाए, तो वो किसी भी उसमें जब चमक होती है वो अमूमन तेज गेंदबाज होते हैं। लेकिन आपने चेन्नई में देखा होगा कि हमारी तरफ से नहीं, यहां तक कि इंग्लैंड की तरफ से भी स्पिनर गेंदबाजी का आगाज कर रहे थे, क्योंकि पिच की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस तरह से अगर जो पहले 2 टेस्ट मैच देखेंगे, पहले 2 टेस्ट मैचों में जिस तरह से पिच ने पूरी तरह से परिणाम को प्रभावित किया है, अगर पिच पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि तब गेंद की भूमिका या फिर ये कह सकते हैं कि दुधिया रोशनी में खेलने का, डे नाइट मैच का, ये सब भूमिकाएं पीछे चली जाएंगी। एक बार हम फिर गेंद की तरफ का रुख करते हैं। गुलाबी गेंद से गेम होगा, सीम अलग तरह के से होगी, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि हो सकता है कि स्पिनर्स को जो है ज्यादा मदद मिले। ऐसे में भारतीय जो 11 होंगे, भारतीय 11 खिलाड़ी होंगे, उनमें क्या आप 3 स्पिनर्स को देखते हैं? नहीं, अगर मैंने मुख्य बात है कि पिच पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर पिच में थोड़ी सी भी घास होती है तो मुझे लगता है कि 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 बहुत अच्छे स्पिनर हैं। अश्विन और अक्षर दोनों बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा भी गेंद स्विंग, और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस तरह की जो गुलाबी गेंद है ये स्विंग और मूवमेंट लेती है, तो वहां पर हमारे पास ईशान तो होगा, जसवीर बुमराह होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिराज या उमेश यादव में से किसी एक को चुनना चाहिए। हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन अभी तक उनको लेकर ये तय नहीं है कि वो पूरी तरह से टेस्ट टीम मैच खेलने के लिए फिट भी हैं कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कोई मैच नहीं खेला है। जी, टॉस का क्या रोल रहेगा, पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग? जो भी टॉस जीतेगी वो पहली बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि कोई भी टीम, जिस तरह से पिचें यहां बनाई जा रही हैं, कोई भी टीम चौथी पारी में खेलना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि चौथी पारी खेलने का मतलब है कि आपको बहुत एक तरह से कि टीम पिच पूरी तरह से खुरदरी हो चुकी होगी, उसमें दरारें आ चुकी होंगी, और ऐसे में स्पिनर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। आपने पिछले 2 मैचों में भी देखा होगा। तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी का चयन निश्चित तौर पर करेगी। धर्मेंद्र, 5 दिन जो तीसरा सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस समय धूप ढल चुकी होगी, शाम का वक्त होगा, बॉल में स्विंग लेना शायद अमूमन रहेगा, जारी रहेगा, कुछ ऐसा भी है? देखियो नवीन, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज हम अक्सर अभी इस मैच को लेकर भूल रहे हैं, क्योंकि जो आप जैसे शाम के तीसरे सत्र की जब बात कर रहे हैं उसमें ओस भी पड़ेगी, और जब ओस पड़ेगी तो विशेषकर स्पिनरों के लिए गेंद पर ग्रिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बल्लेबाजों की बात की जा रही है, और ये विराट कोहली ने आज खुद संवाददाता सम्मेलन में भी ये बात कही थी कि हमने जब बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में पहला डे नाइट मैच खेला था तो वहां पर ये अनुभव किया था कि जब सांध्य बेला होती है, कि जब सूरज ढल रहा होता है, उस समय बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है दिन रात्रि मैच में, क्योंकि दिन रात्रि मैच पिछले कुछ वर्षों से ही खेले जा रहे हैं। धीरे धीरे अभी खिलाड़ी उतने अनुभवी नहीं है। हमने ही अभी तक सिर्फ 2 डे नाइट मैच खेले हैं, कोलकाता में और एक एडिलेड में। कोलकाता में ठीक था, हमारे साथ बांग्लादेश था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एडिलेड में 36 रन पर आउट हो गए थे और वो डे नाइट मैच था। तो हमें भी संभल कर खेलना होगा। और इंग्लैंड भी 3 डे नाइट मैच खेला है, तो अनुभव उनके पास भी नहीं है, अगर सिर्फ दिन रात्रि मैचों की बात करें, और अनुभव हमारे पास भी नहीं है। तो वो एक ऐसा पीरियड होगा कि जहां पर तेज गेंदबाज हावी हो जाएंगे। यहां तक कि जेम्स एंडरसन ने कहा था कि वो जो एक फेज होगा
मैच का या दिन का वो जो फेज होगा उसका फायदा तेज गेंदबाज उठाना चाहेंगे। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी करेंगे शुभमन गिल, जो कि अमूमन वही करेंगे। साथ में रोहित शर्मा भी होंगे। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा फर्स्ट राउंड में आएंगे और चेतेश्वर पुजारा ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हमें नहीं पता कि पिंक बॉल कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि पिंक बॉल में जब भी वो खेले हैं, आप कोलकाता मैच देख लीजिए, आप एडिलेड में देख लीजिए, तो उनका बल्ला नहीं चल पाया था। और सचमुच में ये हर खिलाड़ी यही जवाब दे रहा है। आप किसी इंग्लैंड के खिलाड़ी से जिससे भी पूछा गया, उनका यही था कि न तो हमें पिच के बारे में पता है, न पिंक बॉल के बारे में पता है कि किस तरह से बिहेव करेगी। क्योंकि एसजी गेंद, और जब हम कुकाबूरा से जो खेल के आए हैं, हम कुकाबूरा से खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहां पर आप एसजी गेंद है, जिसका दोनों का जो कुछ हद तक व्यवहार जो है थोड़ा सा बदलाव होता है, और वो बदलाव यहां पर खिलाड़ियों को परेशान कर सकता है। और बहुत संक्षेप में जो रूट को हमें कैसे संभालना होगा, मोइन अली, टॉम बेस और बीच को हम कैसे खेल पाएंगे? देखिए, मोइन तो इस मैच से उनको तो जो उनकी रोटेशन नीति है उसमें वो नहीं खेलेंगे। हमारे जो भी बल्लेबाज है, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि हमने शुरू से स्पिन पिचों पर खेला है और हमारे अधिकतर बल्लेबाज स्पिनरों को खेलने में माहिर हैं। अगर हमारे दोनों स्पिनर चलते हैं, स्पिन पिच बनती है, तो मुश्किल जो रूट और उनकी जो बाकी बल्लेबाज हैं उनके लिए हो सकती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके देखिए कि एक क्रॉली आ गए हैं, जैक क्रॉली उनकी टीम में आ गए हैं, जॉनी बेयरस्टो आ गए। बेयरस्टो बहुत अच्छी स्पिन खेल लेते हैं। उन्होंने श्रीलंका सीरीज में भी अच्छे स्कोर बनाए थे, बड़े स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने काफी गेंदें खेली थी। तो ये कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी थोड़ा पहले से मजबूत हुई है। चर्चा आगे जारी रखेंगे। और अब अगली खबर, क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी शॉर्ट पिच और बाउंसर्स को लेकर नियमों में बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर चर्चा के बाद इसमें बदलाव किया जाएगा। 2022 तक इसका परिणाम आने की संभावना है। इसके साथ ही डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस में अंपायर्स कॉल को लेकर संशय पर भी एमसीसी ने बातचीत की है। सुनते हैं हमारी संवाददाता प्रियंका की रिपोर्ट। इंटरनेशनल कंकर्शन एंड हेड इंजरी रिसर्च फाउंडेशन ने एमसीसी से 18 से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए बाउंसर पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हेलमेट को सिर के फ्रैक्चर को रोकने के लिए तैयार किया गया है, कंकर्शन रोकने के लिए नहीं। ऐसे में अगर जरूरी हो तो नियमों में बदलाव होना चाहिए। इसके बाद एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी ने क्रिकेट में आ रही दिक्कतों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कमेटी ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि शॉर्ट पिच डिलीवरी के नियम क्रिकेट के लिए सही हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। एमसीसी का काम ये देखना है कि क्रिकेट नियमों का सही से पालन हो। माइक गेटरिंग, कुमार संगकारा, शेन वॉर्न और सौरव गांगुली के नेतृत्व में कमेटी ने बैट और बॉल के बीच बैलेंस बनाए रखने पर भी जोर दिया। कमेटी ने कहा कि एमसीसी ने सलाह मशवरे के बाद फीडबैक देने को लेकर आश्वस्त किया है। इस संदर्भ में मार्च 2021 से एक सर्वे किया जाएगा। इसमें कुछ गिने चुने ग्रुप को शामिल किया जाएगा। इसको लेकर अंतिम निर्णय 2022 में आ सकता है। शॉर्ट बॉल को लेकर पहले डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कमेटी ने कहा कि बैठक में डीआरएस को लेकर भी बातचीत हुई। इसमें अंपायर्स कॉल को लेकर कंफ्यूजन पर चर्चा की गई। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अब धर्मेंद्र, नए नियम बनने की तैयारी है। खासकर अगर क्रिकेट की बात करें, बाउंसर, शॉर्ट बॉल, डीआरएस यानी लगभग सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट पिच गेंद जो होती है उसको उस पर अगर आप कुछ अंकुश लगाते हैं तो किसी हद तक ये बॉलर के साथ नाइंसाफी गेंदबाजी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं कि गेंद और बल्ले के बीच संतुलन की बात कर रहे हैं और वहीं आप पहले ही बाउंसर पे रोक लग चुकी है, आप बीमर नहीं कर सकते। ठीक है, बीमर नहीं होनी भी नहीं चाहिए। बीमर ये कह सकते हैं कि खेल भावना के विपरीत गेंद है, लेकिन बाउंसर को आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक गेंदबाज बल्लेबाज को दहशत में डाल के ही उस पर दबाव बनाता है। धर्मेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिकेट को और आकर्षक और आक्रामक इन द सेंस ऑफ बैटिंग करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो? हाँ, अमूमन देखा जाता है कि जो भी दर्शक स्टेडियम में जाता है वो बल्लेबाजी, वो लप्पेबाजी, वो लंबे छक्के देखने के लिए जा रहा है। और जिस हिसाब से टी20 को बढ़ावा दिया जा रहा है, टी20 का दबदबा बनता जा रहा है, वैसे में स्वाभाविक है कि एमसीसी को भी कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे कि क्रिकेट जीवंत रहे। हालांकि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो 2022 में आएगा। तब तक हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। जी। अगली खबर, भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच एक दिवसीय और टी20 श्रृंखला 7 मार्च से शुरू हो सकती है। इस दौरे में भारतीय टीम 5 टी20 और 3 एक दिवसीय मैच खेलेगी। इस श्रृंखला का आयोजन लखनऊ या कानपुर में बायो बबल में हो सकता है। बीसीसीआई के अनुसार दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के लिए 22 टीमों का चयन हो चुका है और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के अनुसार उनकी टीम इस हफ्ते भारत दौरे पर आएगी। इसके लिए कोविड टेस्ट हो चुके हैं। भारत में क्रिकेट हमेशा जिंदा रहता है, चाहे कोई भी काल हो।
कोविड काल के दौरान भी हमने क्रिकेट खेला और एक बार फिर जो है अब महिला क्रिकेट टीम भी उतर चुकी है। ये ओवरऑल जो हमारा खेल सिनेरियो है उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी बात है कि हम आईपीएल खेल रहे थे। आईपीएल में अधिकतर हम पूरा टूर्नामेंट एक तरह से पुरुषों का था और महिलाओं के लिए 3 या 4 मैच वहां आयोजित किए गए थे। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट की दृष्टि से बहुत अच्छा कदम है क्योंकि उन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला ही नहीं है। जी, और क्रिकेट के बाद अब बात शतरंज की बिसात की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तरह शतरंज की ग्लोबल लीग भी आयोजित की जाएगी। इस लीग में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के विश्वनाथन आनंद इसकी रूपरेखा तैयार कर रखे हैं और इसमें एक टीम शतरंज के फैंस की भी हो सकती है। सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने देश में अलग अलग खेलों की प्रोफेशनल लीग के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन के बाद अब शतरंज यानी चेस की ग्लोबल लीग आयोजित कराने की तैयारियां हो रही हैं। पहला संस्करण इसी साल होगा और टेक महिंद्रा कंपनी इसकी मुख्य आयोजक होगी। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद इस लीग के सलाहकार बनाए गए हैं। उन्हें लीग का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्लोबल चेस चैंपियनशिप का आयोजन फिजिकल फॉर्मेट में होगा, यानी कुछ मैच डिजिटल होंगे और कुछ मैच खिलाड़ियों की फिजिकल प्रेजेंस में होंगे। खेल में गहरी रुचि और जानकारी रखने वाले फैंस अलग अलग टीमों को सलाह दे सकते हैं। संभव हुआ तो एक टीम फैंस की भी बनाई जा सकती है। इस लीग का आइडिया पिछले साल आयोजित हुए चेस ऑनलाइन ओलंपियाड से सामने आया। इस ओलंपियाड में भारत ने रूस के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। धर्मेंद्र, अब क्रिकेट की तरह शतरंज भी आकर्षक होने जा रहा है और अब इसमें भी लोगों की रुचि अपने आप में बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर अगर आप जैसे आपने अभी आपने सुना कि फैंस की भी एक टीम होगी। और सबसे बड़ी बात नवीन कि हम शतरंज में पिछले 2 दशक में जितनी प्रगति भारत ने की है शायद ही किसी अन्य देश ने की होगी। हमारे पास 1987 के आसपास सिर्फ एक विश्वनाथन आनंद बड़ा नाम था, ग्रैंड मास्टर थे, दिवेंदु बरुआ उसके बाद बने और आज हमारे पास लगभग 65 या 66 ग्रैंड मास्टर हैं। तो एक खुद ही देखा जा सकता है कि पिछले 2, 2.5, 3 दशक में हमने कितनी प्रगति शतरंज में की है। और हाल में हमने चेस ओलंपियाड भी जीता था रूस के साथ। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें भारत दबदबा बना सकता है और इस खेल को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है। शतरंज की बिसात के बाद अब निशानेबाजी यानी शॉटगन एरिना। कोविड महामारी के कारण लगभग 1 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन विश्व कप कल से काहिरा में शुरू होगा, जिसमें भारत की 13 सदस्यीय टीम अपनी चमक बिखेरने की पूरी कोशिश करेगी। यह 8 दिवसीय प्रतियोगिता साल का पहला शॉटगन विश्व कप है, जिसके लिए पहले दिन पुरुष और महिलाओं की स्कीट स्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिता में कुल 10 स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिता में 33 देशों के 191 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। काहिरा विश्व कप इसलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि ये विश्व रैंकिंग अंकों के आधार पर आने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए निशानेबाजों के पास आखिरी मौका है। भारतीय पुरुष स्की टीम में अंगद के अलावा मिराज अहमद खान है और इसके अलावा महिला स्की टीम में गनीमत शेखो हैं, परिनाज धालीवाल हैं और कार्तिकी सिंह शेखावत शामिल हैं। पहला फाइनल गुरुवार को होगा, स्कीट का होगा, जिसके बाद पुरुष वर्ग का फाइनल होगा, महिला फाइनल पहले होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कीट में विशेषकर हमारे जिस तरह से आपने कहा महराज और जो दोनों खिलाड़ी हैं उसमें जो टॉप हमारे पुरुष वर्ग में भाग ले रहे हैं वो दोनों ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। तो ओलंपिक का दबाव उन पर नहीं है। उनके लिए सिर्फ ये है कि ओलंपिक से पहले ये तैयारी का बहुत अच्छा मौका उनके लिए मिल रहा है। भले ही ठीक है कि भारतीयों ने ट्रायल्स में यहाँ 4 ट्रायल्स भारतीय राइफल संघ ने आयोजित किए थे और उनमें खिलाड़ियों ने काफी हद तक लय हासिल कर ली थी। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ चमक बिखेरने के लिए वास्तव में तैयार हैं हमारे खिलाड़ी। और अब बात मुक्केबाजी की। एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता दीपक कुमार सहित 3 भारतीय मुक्केबाजों ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के पहले दिन जीत हासिल कर ली है। बहुत संक्षेप में धर्मेंद्र। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दीपक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो एशियाई चैंपियन हैं, वो इंडिया ओपन के चैंपियन हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो भारतीय खिलाड़ियों को जो मौके मिल रहे हैं कोविड के इस टाइम पे, उसमें वो अपनी चमक कहीं ना कहीं बिखेर रहे हैं और ये उनके लिए ओलंपिक के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत हैं। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के संस्करण में बस इतना ही। धर्मेंद्र, इन सब बातों पे, इन सब खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार। इजाजत दीजिए मुझे यानी नवीन को। नमस्कार।